दैट इज़ बेल्स डायरिया। इससे पहले हमने रिपर्टरी सीरीज़ में कई सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। हमने रिपर्टरी सीरीज़ में होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, जिसको मर्फी रिपर्टरी भी कहते हैं, उसको देख लिया है। इसके साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज को भी देख लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज एंड शिन सिम्टम देखा है एंड क्रॉस रेफरेंसेस इन रिपर्टरीज, इसको देख लिया है। ओके, तो इन चारों टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रिपर्टरी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जितने सारे रिपर्टरी के टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स विथ फुल डिटेल एंड कवरिंग ऑल दी पॉइंट्स रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स आप को वीडियो लेक्चर के फॉर्म में एवरी संडे एट 9 PM चैनल पे अपलोड होगा, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे रिपर्टरी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे रिपर्टरी से रिलेटेड जितने सारे वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ बेल्स डायरिया। ओके, तो बेल्स डायरिया का फुल नेम है दी होम्योपैथिक थेरेपेटिक ऑफ डायरिया। इसके ऑथर जेम्स बी बेल हैं और बुक कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेट पे भी इसको देख सकते हैं। तो इसके ऑथर हैं जेम्स बी बेल और इस रिपर्टरी का पूरा नाम है दी होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स ऑफ डायरिया। ओके, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स सी इंट्रोडक्शन। Okay, this book is on diarrhea, dysentery, cholera morbus, cholera infantum and all other loose evacuations of bowel। तो ये बुक डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा मार्बस, कॉलेरा इन्फेंटम, कॉलेरा एंड जितने सारे बावेल्स के लूज इवैक्यूएशंस होते हैं उस पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, this is a pioneering work in the field of clinical repertories which formed the basis of many regional repertories later। ओके, एक्चुअली जो बेल्स डायरिया है ये एक क्लिनिकल रिपर्टरी है। ओके, क्लिनिकल रिपर्टरी है और क्लिनिकल रिपर्टरी में भी ये रीजनल रिपर्टरी है। ओके, रीजनल रिपर्टरी है। और जब आप रिपर्टरी सीरीज़ में जाएंगे और वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरीज के लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पे क्लासिफाई किया गया है रिपर्टरी को, एक जिसमें एक क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल रिपर्टरीज। तो क्लिनिकल रिपर्टरीज के भी कई सारे डिवीज़न हैं, तो उसमें ये रीजनल रिपर्टरी में आती है। रीजनल रिपर्टरी मतलब कि जो एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस बुक के कितने एडिशंस हैं, तो और उसकी पब्लिकेशन क्या है। तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट एडिशंस, तो बेल्स डायरिया के टोटल 4 एडिशंस हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ एडिशन। फर्स्ट एडिशन 1869 में आया था, सेकेंड एडिशन 1881 में आया था, थर्ड एडिशन 1888 में आया था और फोर्थ एडिशन 1896 में आया था। ओके, तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो फर्स्ट एडिशन है वो 1869 में आया था और इससे जो फोर्थ एडिशन है तो बस जो फर्स्ट एडिशन का पब्लिकेशन ऑफ ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसका जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उसको आप अपोजिट कर दीजिए। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1869 में और फोर्थ एडिशन कब आया था? 1896 में। ओके, तो फर्स्ट एडिशन याद हो गया, फोर्थ एडिशन याद हो गया। अब हम ऐसे याद करें कि सेकेंड एडिशन
1881 में आया था। तो सबसे पहले फर्स्ट एडिशन आया था 1869 में। ओके, तो इसका हम फर्स्ट एडिशन का ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, उसके स्टार्टिंग के दो लेटर्स को हमने ले लिया, दो वर्ड्स को ले लिया, तो ये 18 हो गया। ओके, अब 18 को ही हम फिर से उल्टा करके लिख देंगे। 18 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1881 हो गया। तो जो सेकेंड एडिशन है वो 1881 में आया था। अब इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1888। ओके, तो 1888 थर्ड एडिशन के लिए हो गया। तो इस तरह से होप ये ट्रिक काम की होगी कि फर्स्ट एडिशन 1869 में, फोर्थ एडिशन 1896 में, और सेकेंड एडिशन 1881 में, और थर्ड एडिशन 1888 में। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखेंगे सम स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एडिशंस। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एडिशन का देखेंगे, सम स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एडिशंस। तो फर्स्ट एडिशन की क्या स्पेशल चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो फर्स्ट एडिशन सबसे पहले 1869 में आया था, और इसमें जो ऑथर है उसके 10 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। ओके, एंड ही प्रिपेयर्ड फॉर हिज ओन एज अ लेबर सेवर। तो उन्होंने ये बुक खुद के लिए प्रिपेयर करी थी ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उनका समय भी बचे। बट फाइनली इट वॉज प्रिंटेड बिकॉज ऑफ द कलिग्स। तो ये बुक इसलिए प्रिंटेड हुई क्योंकि उनके कलिग्स ऐसा चाहते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मिस्टर टाफेल हैड अ ग्रेट रोल इन प्रिंटिंग ऑफ द मटेरियल्स इन बुक फॉर्म। तो यहाँ पे मिस्टर टाफेल का नाम आता है, मिस्टर टाफेल, जिनका इस बुक को प्रिंट करने में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाफेल। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड एडिशन। तो सेकेंड एडिशन का ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1881 है, एंड यहाँ पे इट वॉज एडिटेड बाई W.T. Laird हु टॉक्ड ऑफ 4 क्लासेस ऑफ मेडिसिन। तो जो सेकेंड एडिशन है वो W.T. Laird के द्वारा एडिट किया गया है, जिन्होंने 4 क्लासेस ऑफ मेडिसिन की बात की है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास में वैसी मेडिसिन आती हैं विच आर थोरोली प्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड, जो कि थोरोली प्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड हैं। सेकेंड क्लास में वैसी मेडिसिन आती हैं विच आर वेल प्रूवन बट लैक ऑफ क्लिनिकल कन्फर्मेशन, जो कि जिनकी प्रूविंग तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है बट उनका क्लिनिकल कन्फर्मेशन नहीं मिला है बहुत ज़्यादा। ओके, थर्ड क्लास में पॉसेस ओनली फ्रेगमेंट्री एंड इम्परफेक्ट पैथोजेनेसिस। तो ऐसी मेडिसिन कंटेन करता है थर्ड क्लास जो कि फ्रेगमेंट्री और इम्परफेक्ट जिसकी पैथोजेनेसिस है। ओके, और जो फोर्थ क्लास है, दोज मेडिसिन हुज इंडिकेशंस आर डिराइव्ड श्योरली अब अस इन मॉर्बिस। तो यहाँ पे अब अस इन मॉर्बिस का मतलब होता है कि जिसका मतलब होता है फ्रॉम यूज इन डिजीज। इस वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम यूज इन डिजीज। ओके, और ये एक लैटिन वर्ड है, अब अस इन मॉर्बिस एक लैटिन वर्ड है। ओके, तो W.T. Laird ने 4 क्लासेस बताई, जिसमें पहला है थोरोली प्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड, दूसरा है वेल प्रूव्ड बट लैक ऑफ क्लिनिकल कन्फर्मेशन, एंड तीसरा है पॉसेसिस ओनली फ्रेगमेंट्री एंड इम्परफेक्ट पैथोजेनेसिस, एंड चौथा है दोज मेडिसिन हुज इंडिकेशंस आर डिराइव्ड श्योरली अब अस इन मॉर्बिस मीन्स फ्रॉम यूज इन डिसीजेज। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेनी रूब्रिक्स एंड न्यू रेमेडीज वर एडेड। तो सेकेंड एडिशन में बहुत सारे न्यू रूब्रिक्स और न्यू रेमेडीज ऐड किए गए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर T.M. Dillingham एंड डॉक्टर एडोल्फ लिपे हैव contributed a lot of information।
तो सेकेंड एडिशन में डॉक्टर टी.एम. डिलिंगम एंड डॉक्टर एडोल्फ लिपे ने अपना बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो सेकेंड एडिशन में W.T. लेयार्ड का रोल था, टी.एम. डिलिंगम और एडोल्फ लिपे का रोल था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड एडिशन के बारे में। ओके, तो थर्ड एडिशन सबसे पहले तो 1888 में आया था और इस एडिशन में 4 रेमेडीज़ को रिमूव किया गया और 5 रेमेडीज़ को ऐड किया गया। जिन रेमेडीज़ को रिमूव किया गया वो हैं कैक्टस, यूफोर्बिया, ओपोन्सिया एंड कैस्टोरियम। ओके, और जिन 5 रेमेडीज़ को ऐड किया गया वो हैं एसिटिक एसिड, क्रोटैलस, अंगस्ट्रा, कार्बोलिक एसिड एंड वेलेरियाना। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सैमुअल ए किम्बेल, जेजी एलन एंड डब्ल्यू जेफरसन गन्सरे गिव मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंस इन दिस एडिशन। ओके, तो ऐड होने वाली मेडिसिन थी एसिटिक एसिड, क्रोटैलस, अंगस्ट्रा, कार्बोलिक एसिड एंड वेलेरियाना, और रिमूव होने वाली मेडिसिन थी कैक्टस, यूफोर्बिया, ओपोन्सिया एंड कैस्टोरियम। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी अबाउट फोर्थ एडिशन। तो जो फोर्थ एडिशन है सबसे पहले तो वो 1896 में आया था और इसमें फ्यू चेंजेस किए गए विदाउट एडिशन और ओमिशन ऑफ रेमेडीज। तो इसमें ना तो मेडिसिन को ऐड किया गया ना ही मेडिसिन को रिमूव किया गया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए। ओके, लेट्स सी प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिपर्टरी। तो इस रिपर्टरी के टोटल 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो रेमेडीज़ और देयर इंडिकेशंस को कंटेन करता है और जो सेकेंड पार्ट है वो रिपर्टरी वाला पार्ट है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी अबाउट फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पार्ट कंटेन्स रेमेडीज एंड देयर इंडिकेशंस। ईच रेमेडी इज डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग हेड्स, जिसमें पहला है स्टूल, देन एग्रेवेशन, एम्लियोरेशन, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल, accompaniments, and last para under each medicine contains valuable information। तो इसमें क्या है ना कि जो मेडिसिन होंगी उनको इतनी सारी हेडिंग्स के अंडर हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि स्टूल, फिर एग्रेवेशन, एम्ब्यूरेशन, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल, accompaniments, और सारी मेडिसिन का जो लास्ट पैरा होगा वो कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। ओके, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्या है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अगर बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, ऐसा क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिपर्टरी से कुछ पिक्चर्स ली हैं जस्ट फॉर शो यू। ओके, तो जैसे हम इसमें जो दूसरी मेडिसिन है रिपर्टरी में वो है एकोनाइट। ओके, तो एकोनाइट हमें मिलेगी जिसमें पहली हेडिंग होगा स्टूल, देन एग्रेवेशन, एम्लियोरेशन, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल, accompaniments। और इस मेडिसिन का जो लास्ट पैरा होगा वो कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे एकोनाइट के बारे में लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो एकोनाइट इज स्पेशली यूजफुल इन द वेरी बिगनिंग of acute diseases of bowels and is then often able to cut short dysentery and even cholera morbus without any other remedy. It is also a valuable intercurrent in dysentery when Merck cor, although indicated, fails to relieve. It is closely resemble Dulcamara and is followed well by that drug also by belladonna. एब्यूज़ ऑफ एकोनाइट कॉल्स फॉर सल्फर। ओके, तो इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि आप पीछे यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है जब आप रिपर्टरी
पढ़ेंगे एसकेटी से तो उसमें मेंशन किया होगा कि लास्ट पैरा अंडर ईच मेडिसिन कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उस मेडिसिन से रिलेटेड होगी। ओके, और मेडिसिन हम इन हेडिंग्स के अंदर पाएंगे, स्टूल, एग्रेवेशन, एम्ब्यूरेशन, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल एंड एकम्पाइनमेंट्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिपर्टरी। तो वैसे तो बेल्स डायरिया एक रिपर्टरी है, बट उसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मेडिसिन के बारे में दिया गया है और सेकेंड पार्ट में रिपर्टरी के बारे में दिया गया है। तो सेकेंड पार्ट रिपर्टरी से रिलेटेड है। ओके, तो इस रिपर्टरी वाले पार्ट में नंबर ऑफ रेमेडीज 141 हैं। ओके, आप इस बहुत ज़्यादा एग्जाम में नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है उस रिपर्टरी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कंटेन्स द रिपर्टरी विच हैज़ द फॉलोइंग सेक्शंस। तो इस रिपर्टरी के भी कई सारे सेक्शंस हैं, तो जिसमें पहला है पैथोलॉजिकल नेम्स, दूसरा है कैरेक्टर ऑफ स्टूल, तीसरा है कंडीशन ऑफ द स्टूल्स एंड ऑफ द एकम्पनाइंग मोडालिटीज, एग्रेवेशन एंड एम्ब्यूरेशन। ओके, चौथा है इसमें एकम्पाइनमेंट्स ऑफ इवैक्यूएशंस, जैसे बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल। पांचवा है कंपोनेंट इसमें जनरल एकम्पाइनमेंट्स, जिसमें आपको मिल जाएगा माइंड एंड मूड, हेड, आइज एंड ईयर्स, नोज, फेस, माउथ। एंड इसके अलावा मिलेगा आपको थ्रोट, ओसोफेगस, एपेटाइट, इरेक्टेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, स्टमक, एब्डोमेन, एनस, यूरिन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, चेस्ट, बैक एंड नेक एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो इतना मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा स्लीप, फीवर की भी डिवीजन है, जिसमें आएगा चिल, हीट, स्वेट एंड पल्स। देन आपको मिलेगा स्किन एंड जनरल सिम्टम्स। ओके, तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। हमने रिपर्टरी से कुछ पिक्चर्स लिए हैं, तो जैसे कि रिपर्टरी का जो पहला पार्ट है वो है पैथोलॉजिकल नेम्स। तो पैथोलॉजिकल नेम्स में क्या होगा कि पैथोलॉजी से रिलेटेड नेम्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे है कॉलेरा, डायरिया, और भी था, हमने सिर्फ इतना ही लिया है इसमें। ओके, सेकेंड होगा कैरेक्टर ऑफ स्टूल। ओके, बिलियस है, ब्लडी है। ओके, नेक्स्ट था इसमें कंडीशंस ऑफ स्टूल एंड एकम्पनाइंग सिम्टम्स। तो इसमें पहला था एग्रेवेशन और इसका दूसरा पार्ट था एम्ब्यूरेशन। तो आपको रिपर्टरी में आप जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें है एकम्पाइनमेंट्स ऑफ इवैक्यूएशंस। ओके, एकम्पाइनमेंट्स ऑफ इवैक्यूएशंस, तो इसमें है बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल एंड नेक्स्ट हम देखेंगे आफ्टर स्टूल। ओके, नेक्स्ट था उसमें जनरल एकम्पाइनमेंट्स, तो उसमें आपको मिलेगा माइंड एंड मूड, और भी चीज़ें जो भी जनरल एकम्पाइनमेंट्स में थी जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया वो वैसे ही मिलेगा रिपर्टरी में आपको। तो रिपर्टरी के जो डिविजन्स थे, पार्ट्स थे, वो सारे आपको वैसे ही मिलेंगे जो सेक्शंस थे। ओके, जैसे पैथोलॉजिकल नेम्स, कैरेक्टर ऑफ स्टूल, कंडीशंस ऑफ स्टूल एंड ऑफ द अकम्पनाइंग मोडालिटीज, एग्रेवेशन, एम्ब्यूरेशन, तो रिपर्टरी में आपको वैसे ही मिलेगा। ओके, होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें टाइपोग्राफी, ग्रेडेशन एंड टाइपोग्राफी। तो इस रिपर्टरी में टोटल 4 ग्रेड्स हैं और लेट्स सी टाइपोग्राफी। तो फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन को बोल्ड में दिया गया है और इसको 4 नंबर मिले हैं। सेकेंड ग्रेड की मेडिसिन को इटैलिक में दिया गया है जिसको 3 नंबर मिले हैं।
और थर्ड ग्रेड की मेडिसिन को रोमन में दिया गया है जिसको 2 नंबर मिले हैं, और फोर्थ ग्रेड की मेडिसिन को रोमन इन पैराथीसिस में दिया गया है जिसको 1 नंबर मिला है। ओके, तो हम जैसा कि जानते हैं कि मेडिसिन की ग्रेडेशन और मार्क्स दोनों अपोजिट होते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है तो उसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, अगर फोर्थ ग्रेड की मेडिसिन है तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी अरेंजमेंट ऑफ rubrics. Under all chapters and sub-chapters, rubrics are arranged alphabetically. तो बेल्स डायरिया में rubrics को alphabetically arrange किया गया है। Let's see chapter 1. Chapter 1 का नाम है pathological names. This chapter gives direct pathological rubrics like cholera, cholera infantum, cholera morbus, डायरिया, डिसेंट्री, जैसा कि हमने पीछे देखा भी था, डायरिया और कॉलेरा दिया हुआ था वहाँ पे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पैथोलॉजिकल नेम्स में आपको डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स मिलेंगे जैसे कि कॉलेरा, डायरिया। इसके अलावा भी और भी मिलेंगे आपको, डिसेंट्री और भी जितने भी लूज इवैक्यूएशन से रिलेटेड रूब्रिक्स होते हैं। ओके, तो ये सारे आपको मिलेंगे। रिपर्टरी में आप जाएंगे तो कॉलेरा भी मिलेगा, कॉलेरा इन्फेंटा भी मिलेगा, कॉलेरा मॉर्बस भी मिलेगा, डायरिया भी मिलेगा और डिसेंट्री भी मिलेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इसमें है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 डील्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल्स। फॉर एग्जाम्पल एल्बुमिनस, बिलियस, ब्लडी, कॉफी ग्राउंड लाइक, कॉपियस, फ्रॉदी। इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो चैप्टर 2 है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल को शो करेगा, मतलब कैरेक्टर ऑफ स्टूल को शो करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ स्टूल चैप्टर है और यहाँ पे बिलियस, बिलियरी कलर मैटर, डिफिशियंसी ऑफ एंड ब्लडी, ये सारे स्टूल के कैरेक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें चैप्टर 3 कंडीशंस ऑफ स्टूल एंड ऑफ accompanying symptoms. This chapter is divided into 2 sub chapters, aggravation and amelioration. तो चैप्टर 3 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, aggravation and amelioration. Under the heading aggravation, not only aggravation modalities are given but also many causative modalities are placed. For example, acid after, beer after, cabbage after, fruit after. Okay, तो हम इसको चैप्टर 3 को एक बार रिपर्टरी के फॉर्म में देख लेते हैं ओरिजिनली ऐसा दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे है चैप्टर 3 कंडीशंस ऑफ स्टूल एंड ऑफ accompanying सिम्टम्स, जिसमें इसका पहला सब चैप्टर है एग्रावेशन और दूसरा है एम्लियोरेशन। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि एग्रावेशन में सिर्फ मतलब मोडालिटीज़ ही नहीं दी गई हैं, इसमें कॉजेटिव मोडालिटीज़ भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल एसिड आफ्टर, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा एसिड आफ्टर। इसके अलावा एग्रावेशन दिया गया है जैसे कि आफ्टरनून में एग्रावेशन हो रहा है, एज्ड पर्सन में एग्रावेशन हो रहा है। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें चैप्टर 4। ओके, तो चैप्टर 4 है ए कंपाइनमेंट्स ऑफ इवैक्यूएशंस। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 सब चैप्टर्स, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल एंड आफ्टर स्टूल। तो चैप्टर 4 को 3 सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जिसमें है पहला बिफोर स्टूल, दूसरा ड्यूरिंग स्टूल एंड तीसरा आफ्टर स्टूल। इन दिस चैप्टर ऑल सिम्टम्स ऑफ दैट accompanying diarrhea before, during and after are included. For example, anguish before stool, anguish during stool, anguish after stool. Okay, तो यहाँ पे हम रिपर्टरी में देख लेते हैं। जैसे चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है accompanyingments of evacuations before stool, during stool and this is after stool. Okay, let's move further. Let's see चैप्टर 5 में क्या है। तो चैप्टर 5 में आपको मिलेगा जनरल एक्कम्पाइनमेंट्स।
There are 23 sub-chapters given which are arranged according to Hahnemannian schema. Under each heading, peculiar concomitant state of patient suffering from diarrhea is given. For example, माइंड एंड मूड में आपको एंजाइटी मिलेगी, क्राइम, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलेगी. और एपेटाइट में आपको एवर्जन, डिजायर और थ्रस्ट मिलेगा, जो पेशेंट को एज अ होल इफेक्ट कर रहा है. जनरल एकम्पाइंटमेंट्स. ओके, लेट्स सी इन रिपर्टरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एकम्पाइंटमेंट्स के अंडर पहला है मूड एंड माइंड एंड मूड, जिसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे एंग्विश, एंजाइटी, एपैथी, अवर्जन टू बीइंग डिस्टर्ब. मतलब माइंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो अगर पेशेंट को डायरिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, या फिर एंग्विश है, या फिर एपैथी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है मेथड ऑफ यूजिंग दिस रिपर्टरी. तो हम इस रिपर्टरी को कैसे यूज़ करेंगे. एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया हैज़ डिटेल्ड केस हिस्ट्री इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंस. ओके, तो कोई भी पेशेंट अगर डायरिया से सफ़र कर रहा है तो हम उसकी डिटेल्ड केस हिस्ट्री लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन. वो पेशेंट को क्या सेंसेशन हो रही है और उसको किस चीज़ से आराम मिल रहा है, किस चीज़ से एग्रावेशन है, और उसके साथ कॉन्कोमिटेंट्स क्या मिल रहे हैं. ओके, वंस दिस इज डन देन केस कैन बी रिपर्टराइज ईजली एज इन केस ऑफ अदर रिपर्टरीज. तो अगर हम केस हिस्ट्री ले लिए पेशेंट का, तो उसके बाद जैसे अदर रिपर्टरीज के थ्रू हम आसानी से रिपर्टराइज कर सकते हैं, वैसे बेल्स डायरिया के थ्रू भी हम रिपर्टराइज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है administration of medicine or administration of remedy. The author's experience had been most satisfactory with the use of 12th, 15th, 13th, 200 and often higher potencies of our remedies administered in water, repeated every 1 to 6 hours according to the urgency of the symptoms, and suspended as soon as decided improvement appears. Okay, तो according to author हमें medicines को 12th, 15th, 13th और 200 या फिर उससे भी हायर पोटेंसीज में एडमिनिस्टर करना है, और वाटर के साथ एडमिनिस्टर करना है, और 1 to 6 आवर्स पे उसको रिपीट करना है, जैसे ही पेशेंट की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग. ओके, और जैसे ही पेशेंट में इम्प्रूवमेंट दिखेगी वैसे ही मेडिसिन को बंद कर देना है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो नेक्स्ट है इसमें स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस रिपर्टरी. तो दिस इज अ हैंडी एंड वेरी कंसाइज, contains rubrics related to diarrhea disease with concomitants at one place. In first part, common indications of remedies in diarrhea are given. Let's see criticism. Number of remedies is very less. जैसा कि हम जानते हैं इसमें 141 ही मेडिसिन हैं रिपर्टरी वाले सेक्शन में. ओके, रेमेडीज इन ईच रूब्रिक आर वेरी लेस. तो जो ईच रूब्रिक के अंडर मेडिसिन हैं वो भी कम हैं. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Let's see utility. This repertory is quite useful for practitioners as well as students in treating all kinds of loose evacuations of bowels. तो ये repertory all kinds of loose evacuations में practitioners और students के द्वारा यूज़ की जाती है और यूज़फुल भी है. ओके, लेट्स मूव फर्दर. हम यहाँ पे एक केस देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस रिपर्टरी के थ्रू रिपर्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे. अगर कोई किसी पेशेंट की हमने केस हिस्ट्री ली और उसको डायरिया है, डिसेंट्री है, या फिर कुछ और लूज बावेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इस रिपर्टरी के थ्रू रिपर्टराइज करेंगे. तो इसमें हम देखेंगे वर्किंग आउट ऑफ अ केस. तो केसेस ऑफ लूज इवैक्यूएशंस कैन बी वर्कड आउट ईजली विद द हेल्प ऑफ दिस रिपर्टरी. द सिम्टम्स शुड बी अरेंज्ड एज फॉलोज. तो सिम्टम्स को हमें कैसे अरेंज करना है. सबसे पहले हम पैथोलॉजिकल नेम
then character of stool, modalities, and then concomitants, and then general accompaniments. इन सारे हेडिंग्स में सबसे पहले पेशेंट की जो कंप्लेन है उसको अरेंज करना है. ओके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक केस है. A 4-year boy having watery non-offensive diarrhea, fear of ghost, 6 to 7 frequency of stool aggravated after each meal, rumbling before each stool, with increased thirst for large quantities of water, no abdominal pain. अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन चिली है और एपेटाइट उसका नॉर्मल है फ्रॉम 2 days सिंस कंप्लेन ऑकर. तो जब से उस पेशेंट को कंप्लेन आई है उसके 2 दिन से पेशेंट की जो एपेटाइट है वो नॉर्मल है और पेशेंट ऐसे चिली है. ओके. तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें पेशेंट की कंप्लेन को पैथोलॉजिकल नेम्स के थ्रू क्लासीफाई करना है. तो पैथोलॉजिकल नेम में अगर हम बात करेंगे तो ये डायरिया होगा, और कैरेक्टर ऑफ स्टूल की बात करेंगे तो वाटरी है और नॉन ऑफेंसिव है. मॉडलिटीज़ की बात करेंगे तो डायरिया एग्रावेटेड आफ्टर ईच मील है. ओके. कॉन्कोमिटेंट की बात करेंगे तो रंबलिंग बिफोर स्टूल है, और जनरल एकम्पाइनमेंट्स की बात करेंगे तो माइंड एंड मूड में फियर ऑफ घोस्ट है, एब्डोमेन में रंबलिंग बिफोर स्टूल है, और स्टमक में थ्रस्ट लार्ज क्वांटिटीज फॉर है. ओके. तो अगर हम इसकी टोटलिटी बनाएंगे, तो एलिमेंट फ्रॉम घोस्ट, इंक्रीज थ्रस्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, watery diarrhea, non-offensive diarrhea, abdomen rumbling before each stool, diarrhea aggravated after eating, thermal chilly है, onset इसका insidious है. ओके. मतलब धीरे धीरे हुआ है, सडन से नहीं हुआ है. ओके. आगे हम क्या करेंगे, जब हम इस रिपर्टरी के थ्रू रिपर्टराइज करेंगे तो फॉस्फोरस, वेराट्रम, आर्सेनिक और सल्फर मेडिसिन आएंगी, जिसमें फॉस्फोरस को 12 नंबर मिलेंगे और वो टोटल 6, यहाँ पे फॉस्फोरस को मतलब 12 नंबर मिला है और उसने टोटल 6 रूब्रिक्स जो हमने लिए हैं टोटलिटी में उसको कवर कर रही है. वेराट्रम की बात करेंगे तो इसको 11 नंबर मिला है और ये 5 रूब्रिक्स को कवर कर रही है, और आर्सेनिक को 9 नंबर मिला है और ये 4 रूब्रिक्स को कवर कर रही है, और सल्फर को 8 नंबर मिला है और ये 4 रूब्रिक्स को कवर कर रही है. तो प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस देंगे 30 में TDS. ओके. और उसके साथ हम SLPL चलाएंगे. ये एक तरह से बस एग्जाम्पल है, नथिंग एल्स. ओके. ऐसा नहीं है कि हाँ कोई पेशेंट आया तो हमें यहीं देना है, फॉस्फोरस ही उठाकर दे देना है, नहीं. ये एक तरह से आपको समझाने के लिए हमने केस लिया था. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट बेल्स डायरिया. तो इसमें हम एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा. तो सबसे पहले तो इसका नाम है होम्योपैथिक थेरेपेटिक ऑफ डायरिया, फुल नेम है इसका, और जेम्स बी बेल ने दिया था. देन इसमें टोटल 4 एडिशंस हैं. इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. तो फर्स्ट एडिशन 1869 में, सेकेंड एडिशन 1881 में, थर्ड एडिशन 1888 में, एंड फोर्थ एडिशन 1898 में आया था. सॉरी 96 में आया था. फोर्थ एडिशन 1896 में आया था. ओके. नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि फर्स्ट एडिशन में क्या स्पेशल चीज़ें हैं, सेकेंड एडिशन में क्या है, थर्ड एडिशन में क्या है, फोर्थ में क्या है. प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट्स हैं, रेमेडीज एंड देयर इंडिकेशंस फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट रिपर्टरी है. फर्स्ट पार्ट जो है रेमेडीज एंड देयर इंडिकेशंस, तो इसमें रेमेडीज़ को किन किन हेडिंग्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है. तो और सेकंड पार्ट रिपर्टरी वाला पार्ट है जिसमें टोटल 141 रेमेडीज़ हैं. ओके. और इसमें इसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, मतलब चैप्टर्स हैं, जैसे पैथोलॉजिकल नेम्स, कैरेक्टर ऑफ स्टूल. ओके. इसके अलावा हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे थे. इसमें ग्रेडेशन देखा था, तो 4 ग्रेड्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, रोमन एंड रोमन इन पैराथेसिस. अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स अल्फ़ाबेटिकल है.
और डिफरेंट चैप्टर्स में जैसे पैथोलॉजिकल नेम्स हैं तो उसमें आपको पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स मिलेंगे, कैरेक्टर ऑफ स्टूल है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल मिलेगा, और कंडीशंस ऑफ स्टूल एंड एकम्पनाइंग सिम्टम्स है तो एग्रेवेशन और एम्लियोरेशन मिलेगा, और एकम्पनाइंस ऑफ इवैक्यूएशन है तो इसमें बिफोर स्टूल क्या दिक्कत हो रही है, ड्यूरिंग स्टूल क्या हो रही है, आफ्टर स्टूल क्या हो रही है, ये चीज़ें मिलेंगी। और जनरल एकम्पाइंटमेंट्स में टोटल 23 सब चैप्टर्स हैं। ओके, तो उनके अंदर जैसे माइंड एंड मूड है तो उसमें एंजाइटी मिलेगी, क्राइम, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एपेटाइट में आपको एवर्जन, डिजायर और थ्रस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ यूजिंग दिस रिपर्टरी, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी, हमें कैसे पेशेंट को मेडिसिन देनी है, फिर स्पेशल फीचर्स इसके देखे थे, क्रिटिसिज्म देखा था और यूटिलिटी देखी थी, वर्किंग आउट ऑफ अ केस देखा था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट repertory होम्योपैथिक थेरेपेटिक ऑफ डायरिया। ओके, जिसको बेल्स डायरिया भी कहते हैं। बेसिकली आपको बेल्स डायरिया नाम से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। बाकी अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो फुल नेम पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेल्स डायरिया। थैंक यू।